स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाखे गुल भी है, ये तलवार भी है। दोस्तों, मुगल आजम में सलीम ने इन लफ्जों का प्रयोग किया था अपनी तलवार के लिए। और अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हमें ये बात का आभास होगा कि कलम में भी तलवार या उससे भी ज्यादा शक्ति होती है। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो हमारे कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपने कलम का प्रयोग किया अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, जिसने एक ओर हमारे देशवासियों के अंदर एक विचित्र ऊर्जा का संचार करवाया और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसीज का कड़ा कटाक्ष करते हुए ब्रिटिश की जड़ें हिला दी। आज के सेशन में भारत के इतिहास से रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि है न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एंड जर्नल्स एज वेल। आप जानते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी और ईपीएफओ जैसे पेपर में भी इसकी काफी ज्यादा रेलेवेंस रहती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उस पर किस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और उसको आंसर देने के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में सबसे पहले हमने ये समझना है कि नेशनलिस्ट लिटरेचर की रेलेवेंस क्या है। इससे पहले कि हम ये जाने कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी थी, किसने उनको लिखा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेशनलिस्ट लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हमने इस बात को समझना है तो हम 5 एस्पेक्ट्स में इस चीज को समझ सकते हैं। देयर आर बेसिकली 5 पर्सपेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड हाउ नेशनलिस्ट लिटरेचर इम्पैक्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो सबसे पहले इस नेशनलिस्ट लिटरेचर ने लोगों के मन में एक नेशनल कॉन्शियसनेस का उत्थान किया। ठीक है, नेशनल कॉन्शियसनेस इंक्रीज हुई, अवेकनिंग हुई लोगों को पता लगा कि हम भारतीय हैं, हमारा एक कॉमन एनिमी है, उस कॉमन एनिमी से हमको आजादी चाहिए और आजाद भारत किस प्रकार का होना चाहिए, सेल्फ रूल क्या होता है, ये सारी बातों के साथ उनकी जो एक्वेंटेंस हुई वो नेशनलिस्ट लिटरेचर की मदद से हुई। ब्रिटिश की आप सब जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी और अक्सर ये कोशिश की जाती थी कि भारतीयों को जात पात धर्म के आधार पर विभाजित किया जाए। नेशनलिस्ट लिटरेचर लोगों को ये याद दिलाता था कि ठीक है, हमारी जातियां विभिन्न हैं, हम में डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी एक वो कॉमन सूत्र है, एक वो धागा है जो हम सबको आपस में बांध के रखता है और वो धागा है भारतीय होने का। तो यहां से यूनिटी और सॉलिडारिटी में भी नेशनलिस्ट लिटरेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी के साथ साथ मासेस जब एनर्जाइज हो जाते थे, जब अवेकन हो जाते थे, जब इंस्पायर हो जाते थे, तो फ्रीडम स्ट्रगल की अलग अलग मूवमेंट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इतना ही नहीं, रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल भी जब हुआ, चाहे वो भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो या फिर चिट्टगांव की आर्मरी रेड बाय सूर्य सेन, उसमें भी नेशनलिस्ट लीडर्स की लिटरेरी मास्टरपीसेस ने इन सभी रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स को भी इंस्पिरेशन प्रोवाइड की। एंड नॉट ओनली दैट, कॉलोनियल पॉलिसीज अक्सर भारतीयों के इंटरेस्ट के खिलाफ होती थी। कॉलोनियल पॉलिसीज में हमेशा ये कोशिश की जाती थी कि ब्रिटिश को फेवर किए जाए और भारतीयों का इंटरेस्ट हमेशा पीछे रहे। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। तो हमारे नेशनलिस्ट ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के थ्रू इनको एक्सपोज किया और लोगों को बताया कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में असली कैरेक्टर क्या है। सिर्फ भारत में ही नहीं, इसके चर्चा पूरी दुनिया में होए और ये सारी चीजें ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डालती थी, जिसके चलते उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ते थे और ग्रेजुअली हमें आजादी भी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के चलते मिली। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी भी इसी लिटरेचर का एक कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि मैंने बताया कि जब विचारों की अभिव्यक्ति होती है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग इन विचारों को पढ़ते थे और उनको रियलाइज होता था कि एक्चुअली में इंडिया इज अ कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए और जो ब्रिटिश का रियल कॉलोनियल कैरेक्टर है उसका अंत भी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के चलते नेशनलिस्ट लिटरेचर की हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और हमारे इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड दैट इज द रीजन कि ये हमारे सिलेबस का एक एसेंशियल पार्ट है, हमें प्रिपेयर करना चाहिए और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, इस पर सवाल भी पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनलिस्ट लिटरेचर को समझने से। अगर मैं बात करूं कि ये सारा लिटरेचर, इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, तो उसका जवाब है दोस्तों कि सबसे पहले देखो, अगर किसी चीज को छापना है तो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस की हमें जरूरत पड़ी होगी। तो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये दरअसल पुर्तगालियों के थ्रू हमें यहां पर मिला। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, पहली मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की गई थी इन द ईयर 1556
राइट। और एक व्यक्ति थे, एक बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरी थे, ये पुर्तगाली थे, इनका नाम था जोआओ दे बुस्तमान। इन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने में, राइट। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, ये इस तरीके का टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते थे जिससे कि क्रिश्चियनिटी के अलग अलग विचारधारा, उसकी अलग अलग डॉक्ट्रिन्स और फिलॉसफी का प्रचार और प्रसार किया जा सके। तो यहां पर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है, लेकिन अभी जो लिटरेचर छप रहा है वो नेशनलिस्ट नहीं है, उसका भी ऑब्जेक्टिव अलग है। ग्रेजुअली ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और फर्दर और भी कई चीजें आती हैं, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, ये जो सेशन चल रहा है, ये जो पीपीटी है, ये पीडीएफ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और एग्जाम रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स को शेयर करता रहता हूँ। इसी के साथ साथ ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड डाउट्स मैं कई बार आपके सॉल्व कर देता हूँ, कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनके मैं रिप्लाई टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। एंड एग्जाम को अच्छे से, मतलब एडिटेनमेंट के तरीके से चीज़ों को समझने के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट भी बनाता रहता हूँ। सो डू कनेक्ट विद मी हियर, राइट। एंड एक और चीज़, आप में से बहुत से बच्चे देखो 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करें और एक होलिस्टिक कोर्स में एनरोल करें। इसमें कोई शक नहीं है कि सेल्फ स्टडी से भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन सेल्फ स्टडी में अक्सर ऐसा होता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, सही रास्ते पे लाने वाला कोई नहीं होता। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं होता। हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा टेस्ट लेने वाला कोई नहीं होता। तो स्टडी आईक्यू का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू ये एक ऑल इंक्लूसिव बैच है जो इन सारी समस्याओं का समाधान प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस के जरिए हम चीजों को समझते हैं। आपको मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर डिप्रेशन भी अगर हो रहा है, इंस्पिरेशन की कमी है, तो मेंटोर के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपको गाइड करेंगे। और अगर गलत डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया आपने, तो टाइमली सही डायरेक्शन पे आप आ सकते हैं। इसी के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और वीकली टेस्ट के थ्रू जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उनको अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है, और ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो चीज आपको यहां से मिलती है। इस कोर्स की खास बात दोस्तों ये है कि ये यूपीएससी की तैयारी की सभी स्टेजेस के लिए आपकी मदद करेगा, उन सभी स्टेजेस में आपकी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन कोर्स है, उसके बाद आपकी छुट्टी। प्रीलिम्स के समय पर आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एडिशनल चार्ज नहीं आपको देना। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी विद वीडियो सोल्यूशन, कंसोलिडेटेड बुकलेट्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी इन फिजिकल फॉर्मेट, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, फिजिकल कॉपीज आपको दी जाएंगी कंसोलिडेटेड बुकलेट्स की, राइट। तो इसकी मदद से आप प्रीलिम्स से पहले 3-4 महीने पहले प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है और अगर आप P2I बैच में एनरोल्ड हैं, तो मेंस के समय पर दिल्ली एनसीआर में मौजूद हमारी हॉस्टल फैसिलिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का प्रोविजन दिया जाएगा। वाईफाई, खाना एक्सेट्रा ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और इसका फायदा ये होगा कि फैकल्टी के थोड़े क्लोज कॉन्टैक्ट में होने की वजह से आपको वो एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगी जिसके आप हकदार हैं और जिसकी आपको आवश्यकता है टू क्रैक द मेंस एग्जाम एज वेल। जिन बच्चों का प्री नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि उनको वो इंटेंशन मिलेगी नहीं, उनको भी मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से। मेंस के समय पर आपको मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज और आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हम लगभग 300 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। उनको इस हिसाब से तैयार करेंगे कि कैसा भी सवाल उस पर आ जाए, आप एक पोजीशन में होंगे उसका सही उत्तर लिखने में, एक एप्ट आंसर लिखने में। इस तैयारी से लाजमी है कि आपकी इंटरव्यू कॉल भी डेफिनेटली आएगी, तो इंटरव्यू स्टेज में भी हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। किसी भी चीज के लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। एक बार आपने एनरोल कर लिया तो मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक स्टडी आईक्यू आपका ध्यान रखेगी, ठीक है। वी डू नॉट बिलीव इन एक्सटॉर्टिंग मनी अगेन एंड अगेन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो इंटरव्यू के समय पर डैफ का विश्लेषण, आपकी अगर कोई कमी है डैफ में, किस तरीके से उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह प्रोजेक्ट करना है, या फिर अगर कमी है तो कैसे उसको हैंडल करना है कि इंटरव्यू बोर्ड के दिमाग में कोई नेगेटिव परसेप्शन ना बने आपको लेकर, वो सारी यहां पर गाइडेंस मिलेगी। और यहां पर सिलेक्टेड और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी मदद करेंगे इस चीज में, और आपकी मॉक इंटरव्यूज के जरिए भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत तरीके से पॉलिश भी किया जाएगा। हैविंग सेड दैट, आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, इसकी वैलिडिटी 2 साल की है, और इसका अगला बैच 25 मई को स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। ये शाम 6 बजे का बैच रहने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग बैच फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जाम। सो गिवन के हार्डली 1 year इज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम,
ठीक है, और अभी रिसेंटली भी एग्जाम आया था, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत से जख्मी शेर, इनसे मुकाबला आपका होने जा रहा है 2024 में भी। सो बेटर है कि इसकी टाइमली तैयारी कर लो और सही समय पर, सही डायरेक्शन में, सही प्रिपरेशन के साथ पहली अटेम्प्ट में अपने सक्सेस को जरूर इंश्योर करो। चलिए, अब हमने बात करनी है जो इंपॉर्टेंट, देखो हमने प्रेस की बात की कि प्रेस डेवलप हुई। प्रेस डेवलप जब हुई थी तब क्रिश्चियनिटी के आइडियाज प्रोपेगेट हुए थे। अभी नेशनलिस्ट लिटरेचर इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, बट ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भारतीय अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए और अपने हित के लिए इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला अखबार, ठीक है, अखबार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में थोड़ा वाइड लेवल पर चीजों के बारे में बात की जाती है। जब बुक प्रिंट हुई थी, देखिए जैसे पहली प्रेस में एक बुक प्रिंट हुई थी, उस बुक में क्रिश्चियनिटी के आइडियाज थे, लेकिन न्यूज़पेपर में इश्यूज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में जो पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गेजेट। इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन्होंने पब्लिश किया था। एंड ये ब्रिटिश नहीं थे, ये कौन थे? आयरिश मैन। ठीक है, ही वॉज एन आयरिश मैन। ठीक है, और इनका जो अखबार था जिसको हिक्कीज बंगाल गेजेट कहा जाता था, आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता था? ये न्यूज के बारे में बात करता था, कमेंट्री देता था और अलग अलग इश्यूज जो आसपास चल रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी की जाती थी। राइट, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया। अब भारत में अगर हम विचारों की अभिव्यक्ति करनी है और विचारों को मासेस के बीच में पहुंचाना है तो हमें वर्नैक्युलर भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्नैक्युलर भाषा का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली। तो भारत का पहला वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर ये बना समाचार दर्पण। ठीक है, समाचार दर्पण 1818 में सेरामपुर, ठीक है, ये बंगाल में एक जगह है, यहां पर पब्लिश हुआ और मार्शमैन ने इसको पब्लिश करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे, जिस समय पर ये पब्लिश हुआ, दैट वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, एक और व्यक्ति थे जो मार्शमैन के साथ एसोसिएटेड थे जिनका नाम था कैरी। तो ये भी इस न्यूज़पेपर के साथ लिंक्ड थे और इस न्यूज़पेपर में भी रीजनल इश्यूज की काफी सारी बात की जाती थी। और क्योंकि ये बंगाली भाषा में था तो ग्रास रूट लेवल पर आइडियाज लोगों तक पहुंचाए जाने में काफी आसानी मिलती थी। इसके बाद अगर हम पहले हिंदी अखबार की बात करें, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं, ऐसा कहना शायद ठीक ना हो कि सभी लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत अनेकों भाषाओं का देश है, लेकिन हिंदी एक बहुत प्रोमिनेंट भाषा है। राइट, तो अगर काफी सारे लोगों को मोबिलाइज करना है, उनकी पॉलिटिकल अवेकनिंग करनी है, तो हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर एक बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर 1826 में आया, इसका नाम था उद्दंड मार्तंड। राइट, ये कोलकाता से पब्लिश किया गया था और इसके संस्थापक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला और पंडित हरि किशोर शुक्ला। इन्होंने इस अखबार का संस्थापन में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई। हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मासेस के बीच में अवेयरनेस और सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में जानकारी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने में इस न्यूज़पेपर ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। ठीक है, तो वो जो मास अवेकनिंग और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी वो यहां से काफी बड़े लेवल पर पहुंचनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद कई सारे अखबार आए। ठीक है, उन अखबारों में हमने बेसिकली अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना है कि वो न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया या उसके फाउंडिंग एडिटर कौन थे। अगर उस न्यूज़पेपर का साल इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर, वो साल भी मैं आपको बता दूंगा। और जहां पर उस न्यूज़पेपर की भाषा जानना बहुत जरूरी है और सवाल भी आ चुका है, तो वो भाषा भी अगर हमें पता होगी तो काफी फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक अखबार संवाद कौमुदी है। संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था। ठीक है, इट वॉज बेसिकली ए बंगाली न्यूज़पेपर, हफ्ते में एक बार छपता था। राइट, और सोशल रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी के बारे में राजा राम मोहन जी के विचार, उनकी अभिव्यक्ति इस अखबार में होती थी। इसी के साथ साथ इनका एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था मीरत उल अकबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बंगाली में है। ठीक है, संवाद कौमुदी नाम से भी पता लग रहा है। मीरत उल अकबर ये पर्शियन भाषा में न्यूज़पेपर था। दिस वाज अ पर्शियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहां पर भी सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती थी और उस समय जो समाज में ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादी विचारधारा जो चलती थी उसको चैलेंज किया जाता था इस जर्नल के थ्रू। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन रॉय जी के साथ एसोसिएटेड हैं। और दोस्तों देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वहां पर भी मीरत उल अकबर और संवाद कौमुदी का वर्णन हो रखा है। तो इस वजह से ये दो न्यूज़पेपर्स प्लीज अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में इनके आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सरकार ने अपनी वेबसाइट पर भी स्पेशल अटेंशन इन दोनों न्यूज़पेपर और जर्नल को दे रखी है। इसके बाद हिंदू पैट्रियट, ये 1853 में आया एक न्यूज़पेपर था। इसको स्टार्ट किया था मधुसूदन रे ने।
ये एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था और इसके जरिए इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन सोसाइटी के कई सारे इश्यूज को एक्सप्रेस किया जाता था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के भी खिलाफ कई सारे बातें यहाँ पर बताई जाती थी, ठीक है, कि किस तरह से इंडियंस को खुद को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और एक्चुअली में ब्रिटिश रूल की कौन सी गलत बातें हैं जिनके रिफॉर्म की जरूरत है, वो सारी बातें यहाँ पे की जाती थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है रस्त गुफ्तार, ठीक है, ये गुजराती न्यूज़पेपर था बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हम सब जानते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कांग्रेस के मेंबर थे और कांग्रेस को यूनाइट रखने में और डिवाइड करने में, ठीक है, इनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है, वो सब हम जानते हैं, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, मॉडरेट्स क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, तो वो सारी बातें नहीं हम करेंगे, इनके नेशनलिस्ट लिटरेचर की यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। तो इस अखबार के साथ क्या करते थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो देखो यार, दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक क्रिटिक प्रोवाइड किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, इनकी एक फेमस किताब भी है, उसकी भी अभी बात होगी, पर हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक क्रिटिक दादा भाई नौरोजी ने प्रोवाइड किया। तो इस अखबार में भी दादा भाई नौरोजी आम जनता के बीच में अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण, भारत में किया जा रहा आर्थिक शोषण, उसके बारे में उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करते थे, ठीक है, दैट बेसिकली मासेस को अवेयर करने की कोशिश की जाती थी अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ही एडवोकेटेड फॉर द इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी अमंग इंडियंस, ठीक है, कि भारत में सब कुछ है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये अंग्रेज हैं जो हमारे रिसोर्सेज को लूटते जा रहे हैं, तो हमें इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और हम हो सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्रिटिक के साथ सेल्फ सफिशिएंसी की बातें इन्होंने यहां पर कर रखी हैं और इनकी एक बहुत फेमस किताब भी है, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है और ये एक और इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि डील करता है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया के साथ, ठीक है। सो दिस इज अनदर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रिलेटेड विद दादा भाई नौरोजी एंड अ बुक, उसका भी हमने यहाँ पे वर्णन कर दिया। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यहां पर इन्होंने कई सारे सोशल इश्यूज, एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट की बातें लोगों तक पहुंचाई। इंडियन मिरर ये 1862 में स्टार्ट किया गया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था एंड ही वाज बेसिकली अ वेरी प्रोमिनेंट सोशल एंड रिलीजियस फिगर जिन्होंने इसकी संस्थापना की, इस अखबार की, और उस समय के कई सारे सामाजिक राजनीतिक इश्यूज लोगों तक पहुंचाए, ठीक है, वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंची। सो इंडियन मिरर वाज बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसके साथ हम सब जानते हैं कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था कॉलोनियल एरा में और वहां पर कोशिश की जाती थी कि जो लोकल भाषा में लिखे जा रहे अखबार हैं उनके ऊपर शिकंजा अंग्रेजी सरकार कसना चाहती थी। तो अमृत बाजार पत्रिका एक्चुअली बंगाली न्यूज़पेपर था, बट उस वर्नैकुलर एक्ट से बचने के लिए ओवरनाइट ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली ये पत्रिका 1868 में स्टार्ट की गई थी बाय घोष ब्रदर्स। घोष ब्रदर्स कौन है? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ठीक है, दे वर द फाउंडर्स ऑफ दिस न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर में लोगों के बीच का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने में, रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर करने में और फ्रीडम स्ट्रगल में मास मोबिलाइजेशन करवाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। सो अमृत बाजार पत्रिका बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इसको जरूर याद रखना। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें कांग्रेस ने जब कमान संभाली, कांग्रेस में इनिशियली मॉडरेट्स का राज था, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट वो डोमिनेट करना शुरू हो गए। इन एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल इनका नाम शामिल है। तो इसमें जो बाल हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। इनके दो बड़े इंपॉर्टेंट अखबार हैं। पहला है केसरी, केसरी 1881 में आया, राइट, और ये बेसिकली एक मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है। केसरी वाज अ मराठी न्यूज़पेपर जहां पर इन्होंने स्वराज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, राइट, और जो आम जनता के मुद्दे थे उनके बारे में भी अभिव्यक्ति यहां पर की जाती थी ताकि लोगों को ये पता लग सके कि जो मुद्दे उनके हैं वो सिर्फ वो ही नहीं झेल रहे, पूरा देश उन सेम मुद्दों से जूझ रहा है और उसका कारण है दैट वन कॉमन एनिमी ब्रिटिश। उसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। और इस न्यूज़पेपर ने लोगों को एक तरीके से इंस्पायर करने में और लोगों को मोबिलाइज करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इसका असर हम स्वदेशी मूवमेंट में भी काफी हद तक देख सकते हैं। सो केसरी इन मराठी लैंग्वेज बाय बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ साथ एक और इनका न्यूज़पेपर था, कई जगहों पर इसको मराठा कह दिया जाता है, कई जगहों पर महाराष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। सो ये न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है। केसरी वाज इन मराठी, मराठा, ठीक है, इट वाज इन इंग्लिश। बाल गंगाधर तिलक बेसिकली चाहते थे कि जो उनके विचार हैं
वो एक लिमिटेड ऑडियंस तक ना रह के वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो इंटरनेशनली भी उन विचारों की अभिव्यक्ति हो, बाहर की दुनिया में भी, भारत की बाहर की दुनिया में भी उनके विचारों को पढ़ा जाए और अंग्रेज एक्सपोज हो। तो उन्होंने सोचा कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके आई कैन हैव अ वाइडर रीच, आई कैन हैव अ वाइडर रीच अमंग द ऑडियंस, राइट। तो उन्होंने अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ मतलब हेड ऑन कोलिजन के लिए उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और यहां पर उन्होंने अंग्रेजों की सारी खराब पॉलिसीज के बारे में बढ़ चढ़कर आर्टिकल्स लिखे थे, ठीक है। मराठा ये न्यूज़पेपर सबसे पहली बार 2 जनवरी 1881 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो मराठा एंड केसरी ये दोनों ही न्यूज़पेपर 1881 में आए थे। इसके बाद सुधारक की बात करते हैं। सुधारक 1888 में आया था और ये गोपाल गणेश अगरकर द्वारा संस्थापना इसकी हुई थी, ठीक है। गोपाल गणेश अगरकर इस न्यूज़पेपर के फाउंडिंग एडिटर थे, फाउंडर भी थे, राइट। उस समय के काफी सारे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज जो थे उनके बारे में टिप्पणी करने के लिए गोपाल गणेश अगरकर ने इस अखबार का सहारा लिया, राइट। और इन्होंने प्रोग्रेसिव आइडियाज की प्रोपगेशन के साथ साथ एक कॉमन ओपिनियन बनाने की कोशिश की कि इंडियन सोसाइटी को कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। नो डाउट ब्रिटिश से हम रिफॉर्म्स मांगेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें अपने लेवल पर भी रिफॉर्म करनी चाहिए थी। जो सोशल लेवल्स हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं उनके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। सो सुधारक 1888 बाय गोपाल गणेश अगरकर। इसके बाद प्रबुद्धा भारत, ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर था, इंग्लिश मंथली जर्नल था, ठीक है। महीने में एक बार आने वाला ये मंथली मैगजीन की तरह, इट इज एक्चुअली मंथली जर्नल, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर द एरर, इट वाज इंग्लिश मंथली जर्नल। तो प्रबुद्धा भारत 1896 में आया, ठीक है। इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन इन सारे लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के लीडरशिप के अंडर इस जर्नल को स्टार्ट किया था। एंड हु वर द पीपल इन्वॉल्व, ये आपके सामने पी अय्यासामी, बी आर राजम अय्यर, जी जी नरसिम्हाचार्य और बी वी कामेश्वरा अय्यर, ठीक है। ये लोग इन्वॉल्व थे इस जर्नल की संस्थापना में। और यहां पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है। इसी के साथ साथ फिलॉसफी और वेदांत, ठीक है, दर्शन शास्त्र और वेदांत की जो डॉक्ट्रिन्स थी, वेदांत के जो मूल सिद्धांत थे, उसके बारे में इस जर्नल में बताया जाता था। तो लार्जली फ्रीडम स्ट्रगल, देखो यार, स्वामी विवेकानंद जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में ना एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जोड़ दिया था, ठीक है। तो इस जर्नल में वो स्पिरिचुअलिटी हमें दिखती है, ठीक है। तो ये इस न्यूज़पेपर, इस जर्नल की खास बात है। इसके बाद इंडियन ओपिनियन, ये बहुत फेमस न्यूज़पेपर बाय नन अदर देन महात्मा गांधी, 1903 में स्टार्ट हुआ था। अब 1903 साल देख के आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि इस वक्त गांधी जी भारत में नहीं थे। जी हाँ, इसलिए इंडियन ओपिनियन भी कहां पर, साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्टार्ट किया था। और साउथ अफ्रीका में इस न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने सिविल राइट्स, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, राइट, और भारतीयों के, साउथ अफ्रीका में मौजूद प्रवासी भारतीयों के अधिकारों के बारे में बढ़ चढ़कर कई सारे आर्टिकल्स लिखे, जिससे कि अंग्रेजों को मजबूर किया गया टू गिव सम कंसेशंस फॉर द इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर बाय महात्मा गांधी। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट और बड़ा एक यूनिक केस आता है, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम बहुत सारी चीजें हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक पोएम भी है, ठीक है। और इस नाम से कई सारे न्यूज़पेपर आए थे बाय डिफरेंट लीडर्स। सबसे पहले मैं औरोबिंदो घोष जी की बात करूंगा, ठीक है। ये बंगाल में लिखा गया, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष इसके फाउंडर्स थे। बिपिन चंद्र पाल ने बेसिकली फाउंड किया और औरोबिंदो घोष इसके फाउंडिंग एडिटर थे, ठीक है। 1905 में आया था और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर इसने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था फॉर द मास मोबिलाइजेशन। बट अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लगामें कसने के लिए या तो बैन कर देती थी या बंद करवा देती थी। तो होता ये था कि इसी नाम से दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स न्यूज़पेपर सेम नाम से स्टार्ट कर देते थे। तो देखो मेन वंदे मातरम जो था वो बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष का था, लेकिन इसी नाम से दो और प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हम देखते हैं हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये कौन से न्यूज़पेपर हैं? एक वंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस में भी स्टार्ट किया था, ठीक है। दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वंदे मातरम ऑफ औरोबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल, राइट। तो ये पेरिस में भी मैडम बीकाजी कामा ने स्टार्ट किया था। एंड देयर वाज वन अनदर न्यूज़पेपर विद सिमिलर नेम जिसका नाम था वंदे मातरम। ये लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था और ये उर्दू डेली न्यूज़पेपर था, ठीक है। पंजाब और वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। तो ये सेम नाम के थोड़े अलग अलग बार हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया
ठीक है, वैसे तो देखो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगी कि जहां पर वो कंफ्यूज कर दे आपको कि पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा अखबार किसका है। लेकिन ये कहानी अगर पता होगी तो थोड़ा टेढ़ा सवाल, एजर्शन रीजन टाइप का या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था क्योंकि ये एक बहुत ही हार्ड कोर मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस द्वारा लिखा गया था, हु वाज फिरोज शाह मेहता। ठीक है, वो सूरज स्प्लिट वाली कहानी याद है ना आपको कि वो किसी ने भीड़ में से जूता फेंका तो टप्पा खा के फिर फिरोज शाह मेहता के पास आया था। राइट, तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का ये न्यूज़पेपर 1910 में इसकी संस्थापना की, एंड इट वाज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एंड हाईलाइट द राइट्स ऑफ इंडियंस एंड प्रमोट सेल्फ रूल ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये मॉडरेट लीडर थे और 1910 का समय ऐसा था कि जहां पर 1909 के रिफॉर्म्स भी हुए थे, तो जो 1909 के रिफॉर्म्स थे, ठीक है, उन रिफॉर्म्स की अभी टू सम एक्सटेंट एक मॉडरेट क्रिटिसिज्म भी हमें इस न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। कॉमरेड एक और न्यूज़पेपर है, दिस वाज फाउंडेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मौलाना आजाद नहीं है, ये अलग है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने इसको फाउंड किया था। ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। राइट, तो कॉमरेड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश भाषा में था, हफ्ते में एक बार आता था। राइट, और ये जो मुस्लिम्स द्वारा फेस किए जा रहे अन्याय थे उनको बढ़ चढ़कर यहां पर बताया गया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के अगर राइट्स बता रहे हैं तो कम्युनल हेट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा नहीं था, इसमें कम्युनल हार्मनी की बात की जा रही थी। ठीक है, ये समय जो था खिलाफत मूवमेंट का जो समय था, वहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हम सब जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में खिलाफत मूवमेंट के समय पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर थी, उसके बाद डिटेरियोरेशन होनी स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर कम्युनल हार्मनी में भी कॉमरेड अखबार ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था हमदर्द, लेकिन ये न्यूज़पेपर उर्दू भाषा में था। ठीक है, और कॉमरेड की तरह ये भी हफ्ते में एक बार आता था, इट वाज अ वीकली न्यूज़पेपर। इसके बाद अल बलाग, ठीक है, 1912 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। अब्दुल कलाम आजाद, ही वाज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड स्कॉलर, जिन्होंने इस न्यूज़पेपर को इनिशिएट किया था। ठीक है, ये उर्दू वीकली था, हफ्ते में एक बार आने वाला, उर्दू भाषा में छपने वाला एक अखबार। ठीक है, और इसके अंदर कोशिश ये थी कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके, उनके बीच में शिक्षा का महत्व को बताया जा सके, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बातें होती थी इसमें, और पॉलिटिकल राइट्स की भी बातें होती थी। ठीक है, सो अल बलाग 1912 बाय अब्दुल कलाम आजाद। इसी के साथ साथ एक और अखबार था अल हिलाल। ठीक है, ये भी उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था, अगेन लॉन्च्ड बाय अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इसने भी इंडियन नेशनलिज्म को एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने में और ब्रिटिश का क्रिटिक करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेके आने का काम था, वो भी, उसमें भी अल हिलाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक और अखबार था प्रताप के नाम से, ये 1913 में आया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस अखबार को लिखा। ये एक हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला न्यूज़पेपर था, और ये एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म बन गया जिससे कि लोगों के बीच में एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियलिस्ट सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा प्रमोट किया गया। ठीक है, तो लोगों में बेसिकली नेशनलिज्म की भावना यह अखबार प्रमोट करता था। सो प्रताप 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा इसकी संस्थापना हुई थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड बेसिकली ये एसेज हैं। ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल है। ठीक है, नॉट एसेज, इट्स अ सीरीज ऑफ आर्टिकल, 1893 में आई थी, इसको औरबिंदो घोष ने लिखा था। राइट, और कहां पे लिखा था? इंदु प्रकाश नाम के एक बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर में, और इंदु प्रकाश को गोपाल हरि देशमुख ने फाउंड किया था। राइट, इस सीरीज ऑफ आर्टिकल्स में औरबिंदो घोष ने बेसिकली कांग्रेस का कटाक्ष किया था और बेसिकली कहा था कि इनकी जो पॉलिसीज हैं वो मास स्ट्रगल से थोड़ा दूर जाने वाली पॉलिसीज हैं, तो बेसिकली रिफॉर्म्स की जरूरत है। राइट, सो दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो दोस्तों, यहां पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इनकी डिस्कशन की है। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेट अस सी कि हमें कितना आता है, क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर आपको कहा गया है कि करेक्टली मैच पेयर को आपने आइडेंटिफाई करना है। लेफ्ट साइड पे आपके सामने न्यूज़पेपर्स दे रखे हैं और राइट साइड पर उनके ऑथर्स या लीडर्स दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि देखो, यहाँ पे क्योंकि हम न्यूज़पेपर्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे कि इंडियन ओपिनियन या कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स की यहाँ पर इतनी चर्चा नहीं की गई क्योंकि ये हम मेन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी में जब हम होम रूल लीग करते हैं तो वहां पर एनी बेसन के भी कुछ न्यूज़पेपर साथ साथ कवर होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर साथ साथ कवर नहीं होते उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है ताकि ये छूट ना जाए आपके।
ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? पहला पेयर गलत मैच्ड है, सेकंड पेयर बिल्कुल सही मैच्ड है। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड एनी बेसेंट ने लिखा था, नहीं, ये औरबिंदो घोष ने लिखा था, ये भी गलत है। और हरिजन बी आर अम्बेडकर, नहीं, ये लिखा था गांधी जी ने। ठीक है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क जब स्टार्ट किया था टू स्टार्ट एन आउटरीच प्रोग्राम अमंग हरिजन्स, राइट, तो तब उन्होंने ये वीकली स्टार्ट किया था, ये जर्नल को स्टार्ट किया था, राइट। तो इस वजह से सारे पेयर्स गलत हैं एक्सेप्ट सेकंड पेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थी 1893 से 94 में लिखी गई थी, जहां पर कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया था टू बी आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट मतलब आम जनता, ठीक है। हैव्स एंड हैव नॉट्स में जो हैव नॉट्स हैं उनको प्रोलेटेरिएट भी कहा जाता है। हु वाज द ऑथर ऑफ दीज आर्टिकल्स? तो आंसर है हमारा औरबिंदो घोष, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क दे देता हूं कि जिस अखबार में लिखा गया उसका भी नाम मुझे बताओ कमेंट में, ठीक है। और उस अखबार के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, उनका भी आंसर कमेंट में जरूर करना, ठीक है। तो लेट अस सी कि कौन इसको रिकॉल कर पाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की थी। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि केसरी, इसमें हमें ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किए थे। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि केसरी मराठी में था और मरहट्टा ये इंग्लिश में था। अब देखने में लोगों को लग सकता है कि ये मरहट्टा मराठी में होगा, लेकिन नहीं, आपने याद रखना है कि ये उल्टा है। तो यहां पर जो फैक्ट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि केसरी वॉज फाउंडेड इन 1881, जो हमने पढ़ा भी। अब कमेंट में आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राइट इन द कमेंट कि मरहट्टा को पहली बार पब्लिश किस डेट को किया गया था। ये मैंने आपको इस वीडियो में अभी बताया है, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना, ठीक है। तो यहां पर देखो सारी ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए में 1 2 3 एंड 4 दिया गया है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन से बहुत ही क्विकली हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया है, रिवाइज किया है, और मेरी पूरी प्रार्थना रहेगी कि ये इंफॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम में विजय प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सहायक रहे। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो कोर्सेज में, ठीक है, रेलेवेंट कोर्स में जरूर एनरोल करें। और देखो दोस्तों, जो यूजफुल चीज होती है वो थोड़े से पैसे तो उसमें लगते हैं, बट क्योंकि टीम स्टडी आईक्यू तैयारी को अफोर्डेबल बनाने में विश्वास रखती है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि CS लाइव कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर लें इन एनरोलिंग इन एनी ऑफ द स्टडी आईक्यू कोर्स, ठीक है। तो एनरोल करते टाइम पे डू यूज द कोड CS लाइव एंड गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सो आज के सेशन में इतना ही। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।